हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो भाई सब लोग? दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, नेक्स्ट लाइव लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपना चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। 3 चैप्टर्स इस समय हमारे पैरेलल में रन कर रहे हैं लाइव क्लासेस में बच्चों, जोश और जुनून बैचेस की। एक हमारा चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं कॉमनली। दूसरा बच्चों अपना चल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और तीसरा हमारा चल रहा है बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर बच्चों अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि भाई बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। है ना। और उसके बाद फिर अपन ने देखा था बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट के बेसिस पे, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। और फिर अपन ने देखा था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में हो रहा है। तो उसके बेसिस पे दो टाइप के रेस्पिरेशन थे बच्चों, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। फिर हमने स्टार्ट किया था एरोबिक। पहले हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों वो 4 स्टेप्स में होगा। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, उसके बाद बच्चों फिर क्रेब्स साइकिल, और अल्टीमेटली ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पढ़ना होता है, जिसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब इसमें से जो ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप है वो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। वो नोट्स में वापस से आज के लेक्चर में भी लेकर आया हूं ताकि पिछला रिवाइज करके हम आगे बढ़े, क्योंकि जब तक इन चारों स्टेप्स को आप लिंक करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले शॉर्ट में फटाफट ग्लाइकोलाइसिस रिवाइज करेंगे और फिर आज के टॉपिक्स पे जाएंगे। जो 4 स्टेप्स हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के, उनमें से नेक्स्ट 2 स्टेप्स और पढ़ लेंगे आज हम, एक तो लिंक रिएक्शन और दूसरा क्रेब्स साइकिल। ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, शुगर का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। वहीं से ये टर्म आया बच्चों, ग्लाइकोज मींस शुगर, लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। 3 साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस का, एम्डेन, मेयरहोफ और परनाज को, और वहीं से इसका एक और नाम आता है दैट इज ईएमपी, एम्डेन मेयरहोफ परनाज पाथवे। बच्चों ये एक कॉमन पाथवे होता है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। कहां होता है ये? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर अपन ने इसमें बच्चों देखा था कि 10 स्टेप्स होते हैं, 10 रिएक्शंस आर देयर, जिसके थ्रू ये पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है कंप्लीट होता है। इन 10 रिएक्शंस में से मैंने आपको बताया था कि 3 रिएक्शंस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। वन वे होता है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला रिएक्शन बच्चों, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस्फॉस्फेट वाला रिएक्शन बच्चों, और अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेप होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड वाला। होता क्या है इस पूरे रिएक्शन के अंदर बच्चों, या हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है अल्टीमेटली किस में स्प्लिट हो रहा है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज है बच्चों वो 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हम उसको 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब ये पायरुविक एसिड आगे क्या करेगा, इसका क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई आगे का रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक। अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ये लिंक रिएक्शन में एंटर कर जाएगा। यदि एनारोबिक की हम बात करते बच्चों तो इसकी 2 डेस्टिनी, 2 किस्मत हो सकती थी आगे चलकर, या तो ये लैक्टिक एसिड बनाता बाद में, या फिर ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी क्योंकि अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये लिंक रिएक्शन के अंदर एंटर करेगा। क्या होगा लिंक रिएक्शन में वो देखते हैं। ये बैलेंस शीट ग्लाइकोलाइसिस की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अपन ने देखा था ग्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के CH3CO COH मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल NADH के। ग्रॉस और नेट दोनों में ये सेम होंगे, है ना। लेकिन एटीपी की जब हम बात करते हैं बच्चों, हमें ग्रॉसली तो 4 एटीपी मिलती है, लेकिन 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यूटिलाइज भी हो रही है, कंज्यूम भी हो रही है। तो जो नेट गेन ऑफ एटीपी होता है बच्चों ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का ही होता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्रॉस नंबर ऑफ एटीपी कितना मिल रहा है हमें, तो 4 है, लेकिन नेट गेन पूछ रहे हैं आपसे बच्चों तो फिर 2 ही होगा। यहां पर गच्चा नहीं खाना है, गलती नहीं करनी है। ठीक। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों आज के टॉपिक्स, दैट इज लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ठीक।
सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन में हो क्या रहा है? लिंक रिएक्शन के दौरान पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। दो टर्म्स हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप पढ़ते हो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर। ऑक्सीडेशन तीन कंडीशंस में हो सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कब कब हम बोलते हैं हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या ऑक्सीजन को गेन करे, या हाइड्रोजन को लूज करे। तो एक तो यहां पर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, इसमें से हम एक कार्बन निकाल देंगे बच्चों। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब किसी कंपाउंड में से हम एक कार्बन को CO2 के फॉर्म में सेपरेट आउट या निकाल देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं बच्चों, हम उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। कैसे होगा अभी देखेंगे डिटेल में। आई थिंक सारी चीजें प्रॉपर्ली विजिबल भी है और ऑडिबल भी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों चैट में आप मेंशन कर सकते हो, तो कोई डाउट भी हो तो भी पूछ सकते हो। तो पायरुवेट मींस पायरुविक एसिड which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in cytosol। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिला बच्चों? शुगर का ब्रेकडाउन करके पायरुविक एसिड मिला। नाउ अब क्या होगा बच्चों? आफ्टर इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। अब ये जो लिंक रिएक्शन है, यहां पर जो एंजाइम है जो यूटिलाइज होगा, जो कैटलाइज करेगा लिंक रिएक्शन को बच्चों, वो कौन सा है? एक तो इसको याद रखना है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज की बात लास्ट लेक्चर में भी हुई थी, बायोमोलिक्यूल्स में भी हुई है बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हमने इसकी बात करी थी। डी यानी रिमूवल, डीहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन का रिमूवल बच्चों, और हाइड्रोजन का यदि रिमूवल हो रहा है तो क्या करेगा ये एंजाइम? ऑक्सीडेशन करेगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है बच्चों। यहां पर डीहाइड्रोजनेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? यहां पर अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस जो बाकी का काम है वो कहां होगा बच्चों? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो एक और पॉइंट जो अब हमें यहां पर याद रखना है, जब ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा और ये पायरुविक एसिड आगे एरोबिक रेस्पिरेशन को यदि कंटिन्यू करता है, तो फिर आगे इसकी डेस्टिनी, इसकी फेट क्या है? इट विल एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही क्या होगा बच्चों? ये लिंक रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस लिंक रिएक्शन के लिए एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज व्हिच इज कॉम्प्लेक्स एंजाइम बच्चों। नाउ दिस रिएक्शन रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस करे हैं। एक और चीज मैंने वहां पर आपको बताई थी बच्चों कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो कोफैक्टर्स का क्लासिफिकेशन है उससे थोड़ा सा डेविएट होकर 2018 में आई थिंक क्वेश्चन आया था फ्रॉम कोफैक्टर्स, और वहां पर वो क्वेश्चन जो आया था, ऑप्शंस जो आए थे बच्चों, वो डायरेक्टली लेनिंजर एक बुक होती है, इंटरनेशनल ऑथर की बुक है बायोकेमिस्ट्री की, जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वहां से ऑप्शंस उठाए थे एनटीए ने। और सही भी किसको माना था? वही ऑप्शंस को माना था जो लेनिंजर से आए थे, ना कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली। तो दोनों तरह का वहां पर कि हाँ कि भाई जो एग्जैक्टली एक्यूरेट क्लासिफिकेशन होती है लेनिंजर के हिसाब से, वो भी मैंने आपको वहां समझा दी थी कोफैक्टर्स की, और जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो भी समझा दी थी बच्चों, और ये भी बता दिया था कि भाई कब क्या ऑप्ट करना है आपको। तो वहां पर हमने कोएंजाइम्स भी पढ़े थे बच्चों। कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स, यदि हम ओवरऑल कोफैक्टर्स की बात करें, कोएंजाइम्स भी एक तरह के कोफैक्टर्स ही हैं, तो वो सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। यदि जिस एंजाइम को कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी के लिए, उसके कैटालिसिस या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के दौरान ये कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। मतलब जो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है बच्चों, यहां पर ये जो लिंक रिएक्शन यहां पर हम देख रहे हैं, इसको ये कैटालाइज कर रहा है, तो इसके कैटालिटिक एक्शन के लिए, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए हमें कुछ और मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस चाहिए होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसी के बाद ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। क्या क्या चाहिए होते हैं? NAD+ चाहिए होता है बच्चों, कोएंजाइम A चाहिए होता है बच्चों, थायमिन पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है, TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड आपको चाहिए होता है बच्चों, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस भी चाहिए होती है। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है which are required during link reaction, that is oxidative decarboxylation of pyruvic acid। कौन कौन सी चीजें चाहिए? NAD+, कोएंजाइम A, thiamine pyrophosphate,
लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयंस, तब जाके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि पायरुविक एसिड में से एक कार्बन को निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब जो 2 कार्बन कंपाउंड बचेगा बच्चों वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो पहले तो हमने 3 कार्बन कंपाउंड को 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम है। एक CO2 बाहर निकाल दिए, प्लस जो NAD प्लस था बच्चों वो यहां पर हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है, तो यहां पर हो क्या रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। तो हम अब कह सकते हैं ना, अब रटने की जरूरत नहीं लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई। अब आराम से 2 काम हुए हैं, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकली, NAD प्लस में उसको रिसीव करा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, इसीलिए डिकार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन कंपाउंड था, उससे एक 2 कार्बन कंपाउंड बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में, और एक जो कार्बन बाहर निकला है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा है बच्चों। आई थिंक क्लियर है चीजें, है ना। लिंक रिएक्शन आ गया समझ में, ठीक। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। देखो ग्लाइकोलाइसिस शुरुआत हमने करी थी किससे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, उससे हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले। तो यदि हम एक ग्लूकोज की बात करें, एक ग्लूकोज को मॉनिटर करते हुए आगे चलें कि भाई एक ग्लूकोज से अल्टीमेटली कितनी एनर्जी मिलेगी, क्या क्या हमें मिलने वाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड मिले, और वो दोनों पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेंगे तो दोनों ही क्या अंडरगो करेंगे बच्चों, लिंक रिएक्शन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यदि यहां पर हैं तो हमें यहाँ पर NADH H प्लस भी कितने मिलेंगे बच्चों, 2 मिलेंगे। आई या नहीं आई, तो NADH भी 2 मिलेंगे हमें, 2 CO2 मिलेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, सब 2 मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis। आई थिंक यहां तक अब किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो भाई बता दो, कुछ भी डाउट हो बता सकते हो, पूछ सकते हो। जो बच्चे मेरे और मेरी टीम के साथ जुड़कर अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नॉट ओनली नीट बायोलॉजी बच्चों, चैनल के ऊपर जो आपको बायोलॉजी लेक्चर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो ICR के लिए मोर देन सफिशिएंट है, CUET के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपने देखा होगा सारे लेक्चर्स में हैंड रिटन नोट्स पॉइंट वाइज प्रॉपर्ली बने हुए होते हैं। आप कोई सा सब्जेक्टिव एग्जाम भी दे सकते हो, कोई सा भी MCQs वाला एग्जाम भी दे सकते हो ऑल ओवर इंडिया का, जहां पर बायोलॉजी पूछी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धीरे धीरे हम और बहुत सारी चीजें चैनल के ऊपर ला रहे हैं, BSc के लिए भी, ICR के लिए प्रॉपर कोर्स, CUET के लिए प्रॉपर कोर्स, 9th एंड 10th साइंस के लिए प्रॉपर कोर्सेज बच्चों। तो फिलहाल जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, और आपको पता है भी अब नीट बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो पहली बात तो ओवरऑल आपको 610 620 के ऊपर तो नंबर लाने होंगे, और उसके लिए बायोलॉजी में आपको कम से कम 340 प्लस तो अब लाने ही लाने होंगे। और मैं तो कहता हूँ 360 बहुत इजीली पॉसिबल है यदि प्रॉपर्ली थोड़ा सा डीप में जाकर आप इन डेप्थ यदि स्टडी करते हो बच्चों बायोलॉजी की, सिर्फ NCERT तक ही अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते हो। NCERT तो घोटनी है, नो डाउट इन दैट, बट NCERT के बियॉन्ड थोड़ा जाकर पढ़ लोगे ना ढंग से कंसेप्चुअली, और वो भी रटने वाली रटन तो विद्या नहीं, तो आराम से 360 में से 360 भी आ सकते हैं। और उसके लिए यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो बच्चों 2 काम करने हैं भाई, मैं तो डॉक्टर बन चुका हूँ, अब सपना यही है कि हर वो बच्चा जो मेहनती हो वो भी डॉक्टर बने, एक अटेम्प्ट में बने, जैसे मैंने एक अटेम्प्ट में क्रैक किया, अच्छी रैंक लाया बच्चों। और मैं ये कहूँगा कि आगे चल के जब आप डॉक्टर बन भी जाओ तो भाई पढ़ाना भी सही बच्चों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 11 सालों से, लेकिन उसके लिए अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ना नहीं, है ना। मैं अपना मेडिकल का प्रोफेशन एज ए डॉक्टर भी वर्क कर रहा हूँ बच्चों, और आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो वहाँ असली मजा है। यदि आप अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के पढ़ाओगे तो फिर क्या मतलब है, आपने एक सीट खराब कर दी जिसको लेकर कोई एक अच्छा बंदा एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था और कंट्री को सर्व कर सकता था, सोसाइटी को सर्व कर सकता था। तो वो काम मत करना कि सीट खराब कर दो बाद में टीचिंग के लिए, है ना। टीचिंग करो, यदि डॉक्टर्स जब पढ़ाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा नीट एस्पिरेंट्स को। तो जोश बैच है बच्चों 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी 11th में है और अब एग्जाम देंगे 11th का, तो वो नीट 24 को टारगेट कर रहे हैं, उसमें अभी हम 11th का सिलेबस कर रहे हैं। जुनून 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स का है जिसमें हम नीट 23 को टारगेट कर रहे हैं। और इनमें क्या कैसे क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी अवेलेबल है। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, जैसे जो हैंड रिटन नोट्स अभी आप देख रहे हैं तो वो आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में चाहिए, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए, तो फिर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो ऑलमोस्ट फ्री ही है। मैंने सारी चीज़ें ऐसी रखी है कि महीने के 100 रुपये से ज़्यादा खर्च किसको नहीं करने पड़ेंगे, है ना। और फ्री प्लान का ऑप्शन तो है ही सही बच्चों। 3 काम इसके लिए करने होंगे यदि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो। एक तो प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप है बच्चों हमारी बायोलॉजी लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस पे ये लाइव लेक्चर हो रहा है।
दैट इज सोचिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। और तीसरा काम बच्चों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। चलो भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। एसिटाइल कोएंजाइम is called connecting link between glycolysis and Krebs cycle। तो लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ना। और जब तक ये नहीं बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। अभी जो हम क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हमने क्या बोला कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बन गया, बीच में फिर लिंक रिएक्शन और फिर क्रेब्स साइकिल है। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में लिंक रिएक्शन, एक कनेक्टिंग लिंक है जिसमें क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, है ना। यही एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंटर करेगा बच्चों, एक साइक्लिक पाथवे में एंटर करेगा जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है इसके बाद बच्चों, द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं बच्चों, एग्जैक्टली, है ना। और इनमें आपको समझने में दिक्कत आती है, इसीलिए यहां पर प्रॉपर्ली उसी लैंग्वेज में लिखकर लाया हूं जैसे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। लेकिन एक और चीज बोल दूं, जब हम पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे ना इंक्लूडिंग ईटीएस, तब जाकर आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्यादा बेटर वे में समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी जगह दे रखे हैं तो हम एक बार इनको यहीं पढ़ लेंगे। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर the complete oxidation of pyruvic acid by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of carbon dioxide। अभी हमने क्या करा बच्चों, जो लिंक रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड हुआ। जो 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुविक एसिड, उसमें से हमने एक कार्बन निकाल लिया CO2 के फॉर्म में और उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ यहां पर, और अभी 2 कार्बन कंपाउंड रह गया एसिटाइल कोएंजाइम में। अल्टीमेटली क्या होना है बच्चों, ये जो पायरुविक एसिड है ना, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तीनों हटा देंगे, इसमें से ब्रेक आउट हो जाएंगे बच्चों, इसमें से ब्रेक ऑफ हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अल्टीमेटली जब एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होगा तो देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पूरी तरह से टूट जाएगा, है ना। और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हमें यहां पर मिलने वाले हैं। लेकिन ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा, ये स्टेप वाइज रिमूवल मल्टीपल स्टेप्स में होगा। और वही हम देख रहे हैं अभी, जैसे फर्स्ट स्टेप अपन ने जो रिमूवल ऑफ CO2 की यदि हम बात करें तो पहला स्टेप यहां पर हो चुका है फ्रॉम पायरुविक एसिड, एक CO2 हमने रिमूव कर दिया है, आगे अभी 2 और होंगे बच्चों। इनफैक्ट एक होते ऑटोमेटिकली एक बच जाएगा। आगे बात समझ में। देन एक और चीज जो आगे होगी अभी, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर रहे हैं, यदि किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, पायरुविक एसिड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। द पासिंग, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी सप्लाइड टू, इट विल बी गिवन टू व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसको प्रोटॉन्स H+ रिसीव करेंगे, और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बच्चों, एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये किसके पास आएंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, विद साथ में क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस, मतलब एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये कैसे होगा, ये एटीएस में आ जाएगी बात आगे। तो अभी के लिए ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो, जितना समझ में आ रहा है समझ लो। जब एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा वापस से इन पॉइंट्स पर आएंगे हम, और प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी अपन ने लिंक रिएक्शन देख लिया, वहां से चीजें समझ में आ रही है। ये अभी समझने में दिक्कत आएगी, कारण क्योंकि अभी एग्जैक्टली होता कैसे है ये अभी हमने नहीं देखा, ये एटीएस में देखेंगे बच्चों। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें क्लियर होती जाएगी। चलो भाई, तो लिंक रिएक्शन भी हो गया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बन गया है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा एक और साइक्लिक पाथवे के अंदर बच्चों, एक और पाथवे में जो कि अब साइक्लिक है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल का नाम है हैंस क्रेब्स साइंटिस्ट है बच्चों, उनके नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसको पहले एक्सप्लेन किया था। क्रेब्स साइकिल अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑलरेडी पायरुविक एसिड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंटर कर चुका है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में,
तो क्रैब्स साइकिल कहाँ होगी बच्चों? लिंक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये भी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यूकैरियोटिक सेल्स की तो, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो वहां पर कहाँ होगा बच्चों? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ऑल एंजाइम्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, अभी क्रेब्स साइकिल में अगेन हम मल्टी स्टेप्स देखेंगे, बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स हम देखेंगे यूज होते हैं। वो सारे एंजाइम्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन क्रेब्स साइकिल में काम आ रहा है, इसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। हम मार्कर एंजाइम्स की बात करते हैं बच्चों, कुछ ऑर्गेनेल्स की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है मार्कर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, व्हिच इज लोकेटेड, ये हम सेल बायोलॉजी में बात करेंगे मार्कर एंजाइम्स के बारे में, इट इज लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन। तो क्रेब्स साइकिल में काम आने वाले सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों। नाउ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है बच्चों। ठीक, अब कैसे ये साइकिल चलती है ये हम देखेंगे। यहां पर पूरी साइकिल आपके लिए बनाकर लाया हूं, विंडो थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में सारी चीजें आ जाए बच्चों। जैसा मैंने पहले भी बोला था भाई, मैं ट्रिक्स में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, कम प्रीफर करता हूं ट्रिक्स को, चाहता हूं कि चीजें कंसेप्चुअली समझते हुए हम बिना ट्रिक्स के याद करें। तो पहले तो हम इसको वैसे पढ़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों का ट्रिक्स के बिना काम नहीं चलता उनका भी मैं पूरा ध्यान रखता हूं। तो इसके लिए ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, क्रेब्स साइकिल में कैसे आपको सारे सबस्ट्रेट्स, कैसे सारे स्टेप्स याद रखने हैं, बट पहले हम समझते हुए याद रखने की कोशिश करेंगे और फिर हम ट्रिक्स की सहायता लेंगे यदि याद नहीं होता है तो बच्चों। ठीक है ना? तो पहला जो साइकिल कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं पर कौन एंटर करेगा? जो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है बच्चों, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो इस क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो पहला रिएक्शन जो है बच्चों, उसको कौन सा एंजाइम, यहां पर मैंने एंजाइम्स मेंशन कर रखे हैं हर स्टेप के, तो पहला जो स्टेप हो गया, पहला जो रिएक्शन होगा क्रेब्स साइकिल का, वहां पर जो एंजाइम है दैट इज साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। ठीक है, 2 चीजें यहां पर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ जुड़ रही है बच्चों, एक तो वाटर मॉलिक्यूल, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम में यहां से प्रोडक्ट्स में निकलेगा और साथ में क्या बनेगा बच्चों? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहीं से जो नाम अभी हमने बोला टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यहां से आया है बच्चों, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? सिट्रिक एसिड, जो कि क्या है बच्चों? 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन क्यों? 4 कार्बन ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर सिट्रिक एसिड, सेकेंड स्टेप में क्या निकलेगा? यहां से वाटर निकल रहा है बच्चों। जो एंजाइम यहां पर काम आ रहा है दैट इज एकोनिटेज। एकोनिटेज अगेन एक तरह का होलो एंजाइम है, बायोमोलिक्यूल्स में होलो एंजाइम्स पढ़ चुके हैं, ऐसे एंजाइम्स जिनमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट अपो एंजाइम जो कि कैटालिटिक पार्ट होता है, और एक कोफैक्टर वाला पार्ट जिसके बिना अपो एंजाइम यानी कि कैटालिटिक पार्ट अपना काम नहीं कर सकता बच्चों, है ना? तो एकोनिटेज अगेन उसका एक एग्जांपल है जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए कौन सा कोफैक्टर चाहिए होता है? एक मेटल आयन चाहिए होता है दैट इज फेरस आयन। बिना फेरस आयन के एकोनिटेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो एकोनिटेज कौन से सेकंड स्टेप को यहां पर कैटालाइज कर रहा है, थर्ड को भी वही करेगा बच्चों। सेकंड स्टेप में सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनता है बच्चों। एकोनिटेज एंजाइम यहां पर काम आ रहा है जिसका कोफैक्टर फेरस आयन है, वाटर यहां से निकल जाएगा। क्या बना बच्चों? सिस एकोनिटिक एसिड, अगेन 6 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर अभी किसी तरह का कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रिलीज नहीं हुआ है, ब्रेक ऑफ नहीं हुआ है फ्रॉम सिट्रिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड अगेन जो नेक्स्ट स्टेप है उसको फिर से कौन कैटालाइज करेगा? एकोनिटेज। जो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला था वो वापस से इसको मिल जाएगा बच्चों, और क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा यहां पर। ठीक है, अब आइसोसिट्रिक एसिड से नेक्स्ट स्टेप देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप। यहां पर चौथे स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों? जो एंजाइम काम में आ रहा है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो यहां पर हमें एक ऐसा सब्सटेंस भी चाहिए जो रिलीज होने वाली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। तो यहां पर NAD, यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज होगी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर एक NADH2 हमें मिल रहा है ना? यदि हम एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर रहे हैं, तो यदि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेंगे, वो सारी बैलेंस शीट जो है वो आगे आ जाएगी। अभी तो आप एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना?
तो यहां पर एक एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर करा था, हम चौथे स्टेप पे आ चुके हैं बच्चों। आइसोसेट्रिक एसिड का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आ रहा है, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन यहां से निकल रही है बच्चों, हाइड्रोजन एटम निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। दोनों चीज हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन एटम का जिसका लॉस हो रहा है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, वो भी एक तरह से क्या हो गया बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और आफ्टर ऑक्सीडेशन यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अभी तक अगेन कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ब्रेक ऑफ नहीं हुआ है, तो 6 कार्बन कंपाउंड ही है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी। पांचवा स्टेप बच्चों, यहां पर अब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है, जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए मैंगनीज आयन चाहिए होता है। मैंगनीज कोफैक्टर है इसका यहां पर, ठीक है। तो अब डी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। 6 कार्बन कंपाउंड है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, इसमें से एक CO2 यदि निकल जाएगी इस स्टेप में, तो अब जो नेक्स्ट कंपाउंड प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है दैट विल बी अ 5 कार्बन कंपाउंड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बच्चों। क्लियर है? 5 कार्बन कंपाउंड, 6 से 5 पे आ गया हम। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 6th स्टेप है बच्चों क्रेब्स साइकिल का। देखो यहां पर कौन सा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम में आ रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। दो काम कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और एक डिकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है यानी कि CO2 भी निकालेगा बच्चों। जब CO2 निकालेगा तो 5 से कितने कार्बन का कंपाउंड रह जाएगा बच्चों? 4 कार्बन का कंपाउंड हमें मिलेगा। तो पहली चीज तो यही देख लेते हैं अपन, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां पर काम कर रहा है बच्चों, एक CO2 यहां पर निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी तो क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा बच्चों यहां पर। क्लियर है? क्योंकि यहां पर डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी भी हो रही है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए NAD यहां पर प्रेजेंट है और NADH2 हमें मिल जाएगा। क्लियर? और कोएंजाइम ए हम यहां पर रिएक्टेंट में दे रहे हैं, इसको सब्सट्रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? यहां तक आई थिंक किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एंजाइम का नाम याद रखना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यहां पर काम में आ रहा है। ऑलरेडी अपन देख चुके हैं बच्चों, ये जो डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, इसको क्या क्या चाहिए होते हैं? थियामिन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, कोएंजाइम ए और NAD। ये 5 चीजें चाहिए होती है इस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करने के लिए। पांचों यहां पर भी लिंक रिएक्शन में भी थी बच्चों, है ना। वहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स था, यहां पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स है बच्चों। सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 7th स्टेप की हम बात करेंगे यहां पर। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पर सक्सिनाइल को एंजाइम को कैटलाइज कर रहा है थायोकाइनेज, और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था जहां भी काइनेज आ गया वहां पर फॉस्फेट ग्रुप आ गया, या तो उसका एडिशन या रिमूवल। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक जीटीपी हमें मिल रही है, और जीटीपी के जैसे एटीपी हमें होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहां पर गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट हमें मिल रहा है बच्चों। कैसे मिल रहा है? जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर जुड़ रहा है। इसके बारे में जब हम बैलेंस शीट की बात करें तब डिटेल में बात करेंगे। और ठीक अभी याद रखना है अपने को कि यहां पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा जीडीपी के साथ, हमें क्या मिलेगा बच्चों? जीटीपी मिलेगा, ठीक है। यहां पर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट होगा, कोएंजाइम में यहां पर वापस से रिलीज हो जाएगा। तो यहां जो कोएंजाइम में एंटर हुआ था बच्चों, यहां पर वापस से रिलीज हो रहा है, क्या मिल जाएगा हमें? सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का एडिशन या रिलीज नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर सक्सिनिक एसिड को कैटलाइज करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, यहां पर एफएडी प्रेजेंट है बच्चों, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, क्या बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप 9th स्टेप बच्चों, ये 8 था। 9th स्टेप को कैटलाइज करेगा फ्यूमेरेज, वाटर यहां पर एंटर हो रहा है, क्या मिलेगा हमें? मेलिक एसिड, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। जो लास्ट स्टेप है, अगेन यहां पर भी 10 रिएक्शन हो गए बच्चों, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं। डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज यानी कि अगेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो अगेन हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग मोइटी यहां पर होनी चाहिए, NAD, NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, NADH2, वापस से हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। फिर से एक नया स्टाइल को एंजाइम इसमें एंटर करेगा, और ये साइकिल अपने आप को रिपीट करेगी बच्चों, है ना। बैलेंस शीट जो है इसकी
कि भाई कितने NADH2 हमें मिले, कितने हमें GTP मिले, ATP का होगा क्या नहीं होगा, कितने अल्टीमेटली इससे ETS में हमें ATP का गेन होने वाला है क्रैब साइकिल से, ये सारी चीजें आ जाएगी बैलेंस शीट में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। अब ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दी है, नमस्ते बेटा, है ना, और आई थिंक समझ में आ भी गई होगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। फिर भी कोई डाउट हो इन स्टेप्स के अंदर तो पूछ सकते हो। अब जो मैंने बोला था कि भाई ट्रिक है ना, तो ट्रिक के लिए आप ये जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं बच्चों, उनको कैसे याद रख सकते हो। हमारे समय देखो ट्रिक हुआ करती थी, क्रिकेट कप ऑफ इंडिया ओके बिकॉज ऑफ सचिन, सौरव, फेकू, मोंगिया आउट, ऑक्सिलोएस्टिक एसिड के लिए आउट, है ना। उस समय के प्लेयर्स यही थे भाई हमारे समय, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, है ना, मोंगिया था कीपर, तो उनको यूज करके ट्रिक बनाई गई थी। आपके लिए अपन चाहें तो अब इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं बच्चों। सिट्रिक एसिड क्रिकेट, सिस इकोनेटिक एसिड कप, क्रिकेट कप ऑफ इंडिया आइसोसिट्रिक एसिड इज ओके ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड एंड कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो की जगह कीटो कर दिया अपन ने। तो क्रिकेट कप ऑफ इंडिया सिट्रिक एसिड, सिसेकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड इज ओके ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, कीटोग्लूटेरिक एसिड बिकॉज ऑफ, अब भाई ऐसे दो फेमस प्लेयर इसमें कौन कौन से चल रहे हैं, हम कह सकते हैं संजू सैमसन, है ना, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, संजू सूर्य स्काई, है ना, सूर्य कुमार यादव, बिकॉज ऑफ संजू सूर्या, फेकू मनीष पांडे के लिए मनीष आउट। तो क्रिकेट कप ऑफ इंडिया इज ओके बिकॉज ऑफ संजू सूर्या, फेकू, मनीष आउट, है ना। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, इससे स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में जितने भी यहां पर हमें सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी मेंबर्स यहां पर हैं कंपाउंड से बच्चों जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक पाथवे ये, तो उनको आप एक सीक्वेंस में याद रख सकते हो स्टार्टिंग विद सिट्रिक एसिड। वापस बोल रहा हूं, क्रिकेट कप ऑफ इंडिया इज ओके बिकॉज ऑफ संजू सूर्या, फेकू, मनीष आउट, है ना। बाकी बैलेंस शीट की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलोंग विद ETS। अल्टीमेटली उसमें हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें मिल रही है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने NADH2, कितने FADH2, कितने GTP, कितने ATP, ग्रॉस कितने, नेट कितने, सारी चीजें आ जाएगी बच्चों। तो आई थिंक मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कंसेप्चुअली पढ़ोगे बच्चों तो कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर डाउनलोडेबल फॉर्म में, उन बच्चों को जिन्होंने जोश और जुनून बैच का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो बहुत ही सस्ता है। एनुअल जो फीस है उसकी बच्चों मात्र 1200 रुपये, 1199 रुपये जुनून की, और जोश बैच की 11th की बात करें तो ओनली 899, महीने के 100 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। देखो एक मिनिमम फीस, मैं चाहता हूँ सब कुछ फ्री भी कर सकता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोगों के फायदे के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई गेन नहीं हो रहा है पर कोर्स यदि मैं 1199 ले रहा हूँ तो। लेकिन क्यों रखी है, क्योंकि एक साइकोलॉजी मैंने देखी कि फ्री के माल की कदर नहीं होती है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ अलॉन्ग विद माय प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, रोजाना रात को जग जग के आपके लिए, जैसे आज भी जो नोट्स लाया हूँ रात को बैठकर बनाया भी, रात को 2 बजे तक। तो जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसकी कदर होनी चाहिए, उसको आप सीरियसली लो। इसीलिए तो होता क्या है, यदि हम एक मिनिमल फीस भी दे देते हैं तो एटलीस्ट उससे मिलने वाली चीज की हम कदर करते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, जो आपके लिए मेहनत करके ऑनलाइन सेलेक्टिव क्वेश्चंस निकाल के चैप्टर वाइज टेस्ट बनाते हैं, बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों, एनसीईआरटी कॉन्करर के नाम से, वो भी आप सोचिंग ऐप से परचेज कर सकते हो। उसको हमने एक्सक्लूसिवली सोचिंग ऐप के थ्रू ऑनलाइन परचेज के लिए अवेलेबल करा रखा है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट में रखी गई है, और वो मिनिमम अमाउंट सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप उसकी कदर करो बच्चों। बाकी मोटिव सिर्फ इतना सा है कि बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, बिना किसी टेंशन के क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाए नीट बायोलॉजी का। और कोशिश ये रहेगी कि यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्दी और धीरे धीरे, है ना, कोशिश तो बहुत जल्दी की है लेकिन ग्रेजुअली होगी जो भी चीज़ें होंगी। टाइम फ्रेम हम कोशिश करेंगे बहुत छोटा रखें, बट ग्रेजुअली हमारी कोशिश ये रहेगी कि बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम धीरे धीरे सोचिंग ऐप पर आपके लिए ले आएँ, ताकि पूरी नीट प्रिपरेशन आपकी यहीं पर हो जाए, वो भी बिना पैसे खर्च किए, मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट है नहीं, डाउट के लिए मैंने बोल दिया था, कोई भी डाउट हो चैट में पूछ लेना। तो कोई डाउट अभी तक नहीं पूछा गया है। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।